हेलो भुवनेश्वर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। देखते हैं इस चीज को। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं ऊपर आज का टॉपिक, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। अब क्योंकि हम यहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? हमको क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट NNP-FC। सर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब ट्विस्ट क्या है, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू NNP-FC कैलकुलेट करते हो तो सर ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स कोई बच्चा वैल्यू एडेड मेथड में कहां तक जा सकता है? सर GDP-MP तक जा सकता है। ये क्या है सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू NNP-FC। एक बार अगर आप GDP-MP कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको NNP-FC कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सर? वो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइनस डिप्रिसिएशन कर लेंगे। हाउ? यहां पर ग्रॉस है, इधर नेट है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग माइनस डिप्रिसिएशन कर लेंगे। अब क्योंकि इधर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इधर नेशनल प्रोडक्ट है, तो सर आप इसमें प्लस NFIA, दैट इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप कर सकते हो। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे। तो एक बार वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, हाउ टू कैलकुलेट GDP-MP। और वंस अगर आप GDP-MP कैलकुलेट करना आता है आपको, तो वहां से फिर आप NNP-FC जो है माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA एंड माइनस NIT करके निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर ये जो वैल्यू एडिशन मेथड आप बता रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यू एडेड, या फिर वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, उस चीज को हम लोग सीखते हैं। चलिए, वैल्यू एडेड का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैं एक पेंटर हूं या फिर मैं एक आर्टिस्ट हूं जिसका काम क्या है कि वो पेंटिंग करके मार्केट में बेचता है और अपना गुजारा करता है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोई आउटपुट अगर हम बना रहे हैं, जैसे हम एक पेंटिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो मैं कुछ इनपुट्स यहां पर ले रहा हूं। इनपुट A जो क्या है सर, कुछ कलर्स है। इनपुट B जो मैंने एक ब्रश खरीद लिया पेंट करने के लिए। और इनपुट C जो एक कैनवास में खरीद रहा हूं मार्केट से, ताकि मैं उससे पेंटिंग बना सकूं। अब देखिए, कलर में मान लीजिए मैं 50 रुपए खर्चा करता हूं, ब्रश में 50 रुपए खर्चा करता हूं, और कैनवास में मैं 100 रुपए खर्चा कर रहा हूं। तो सर ये टोटल मिला के 200 रुपीज जो है मेरा क्या होगा? दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इनपुट, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इनपुट। और इन लोगों को हम लोग और क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये जितने भी मेरे 50, 50 और 100 रुपए जो टोटल 200 रुपीज में खर्चा कर रहा हूं इनपुट के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड और सिंपली कॉस्ट ऑफ इनपुट। अब इन तीनों इनपुट को लेके अगर मैं एक आउटपुट बना रहा हूं, अगर इन तीनों इनपुट को यूज करके मैं एक पेंटिंग बनाता हूं जो कि मेरा आउटपुट कहलाएगा। मान लेते हैं कि मैंने ऐसा करके एक पेंटिंग बनाया। अब इस पेंटिंग को जो है मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं 500 रुपीज में। ये क्या होगा सर? दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जिस प्राइस में आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो यहां पर इस आउटपुट को मैं कितने में बेच रहा हूं? 500 रुपीज में बेच रहा हूं। तो सर 500 इज माई वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड 200 इज माई कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम लोग कॉस्ट ऑफ इनपुट को माइनस करें, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट है 500, कॉस्ट ऑफ इनपुट है 200। अब सर ये 200 का चीज 500 का कैसे बन गया? क्योंकि उसमें जो है मैंने अपना टैलेंट, मैंने अपना जो भी स्किल है या फिर मेरा जो एक्सपर्टाइज है, मेरा जो नॉलेज है रिगार्डिंग पेंटिंग,
उन सब को यूज करके एक 200 के चीज को मैंने जो है 500 में तब्दील किया और उसको मैं मार्केट में सेल करने जा रहा हूं। सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना हो जाएगा यहां पर 300। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड। इसी का नाम है वैल्यू एडेड। मतलब जब आप कुछ इनपुट्स खरीदो और उस इनपुट के हेल्प से आप आउटपुट बनाओ, तो सर इनपुट से आउटपुट निकालने का जो एक जर्नी होता है, सर इनपुट में आपने खर्चा किया 200, आउटपुट जो आप बना रहे हो उसको आप मार्केट में बेच रहे हो 500, तो जो डिफरेंस होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड। आगे चलते हैं। तो यहां से एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया कि सर वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, कैसे निकाला जाता है वैल्यू एडेड। It is equal, value added equals to VO minus IC, that is value of output minus intermediate cost। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, value added is equals to value of output minus intermediate cost। अब इसी वैल्यू एडेड को इकोनॉमिक्स में एक नाम से जाना जाता है, दैट इज GVA-MP। सर अब तक हम लोग GDP-MP पढ़े थे, GDP-FC पढ़े थे, NNP-MP, NDP-FC, इन सारे इकोनॉमिक जो हमारे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं इनको हम पढ़ के आ चुके हैं। आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं GVA-MP। फुल फॉर्म क्या है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सही है। अब सर ये GVA-MP जो होता है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड के नाम से जानते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड एंड GVA-MP। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो उसमें अगर लिखा है कैलकुलेट GVA-MP तो समझ जाना है कि वो आपको वैल्यू एडेड के बारे में बता रहा है कि किसी एक फार्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करके मुझे बताओ। आगे चलते हैं। अब बताया ये गया है कि जो GDP-MP होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP इज इक्वल्स टू सिग्मा GVA-MP। अब सर ये सिग्मा GVA-MP मतलब हमको अब क्या करना है वैल्यू एडिशन मेथड में, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होगा टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो सर ये जो वैल्यू ऐड करने का काम है, ये जो इनपुट से आउटपुट बनाने का काम है, ये पूरे इकोनॉमी में कौन कौन करते हैं, मतलब कि पूरे इकोनॉमी में जो है ये वैल्यू एडिशन के काम करने वाले कौन लोग हैं। तो सर जैसे कि हमको पता है हमारा जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, खास करके प्रोडक्शन सेक्टर में। एक हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज योर टर्शियरी सेक्टर। सही है। ये तो हम क्लास 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि सर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेनली डील्स विथ फार्म सेक्टर और दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड माइनिंग। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और जो टर्शियरी सेक्टर है इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो कुल मिला के पूरे इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन करने का काम इन्हीं 3 लोग करते हैं, यही 3 लोग करते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है एंड आपका टर्शियरी सेक्टर करता है। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्राइमरी सेक्टर का GVA-MP मतलब वैल्यू एडेड, दोबारा से सेकेंडरी सेक्टर का भी GVA-MP दैट इज वैल्यू एडेड, और टर्शियरी सेक्टर का भी GVA-MP। अब ये तीनों सेक्टर के GVA-MP को जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, सिग्मा GVA-MP। दैट मींस द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज नोन एज सिग्मा GVA-MP। सर उसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, GDP-MP। वही बन जाता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे करना है 1 मिनट में आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ये है आपका सेकेंडरी और ये है आपका टर्शियरी। हमको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट होता है, द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर
becomes the input for secondary sector. The output of secondary sector becomes the input for tertiary sector. तो उसी चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए आप यहां पर मैं लिख रहा हूं इनपुट, और जिसको हम लोग लिखते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, और यहां मैं लिख रहा हूं आउटपुट, और जिसको मैं लिखता हूं वीओ। वीओ मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। सही है। तो जैसे कि कोई फार्मर है, वो कुछ इनपुट खरीदता है। एक फार्मर के लिए इनपुट क्या होगा, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या फिर पेस्टिसाइड्स हो गया। तो जितने भी इनपुट्स एक फार्मर खरीदता है, मान लेते हैं सर वो 50 रुपए का इनपुट खरीदता है, और उससे वो कॉटन प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच रहा है 100 रुपीज। जब प्राइमरी सेक्टर मार्केट में 100 रुपीज में आउटपुट सेल करता है, तो उसी को सेकेंडरी सेक्टर खरीद लेता है। तो द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर बिकम्स द इनपुट फॉर सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर कॉटन को खरीदने के बाद उससे वो क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है, क्लॉथ बनाता है, और उसको वो मार्केट में 300 में सेल कर रहा है। उससे सर्विस सेक्टर खरीद लेता है 300 में। तो द आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर बिकम द इनपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, और फिर उसमें अपना ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस टैग ये सब लगा के वो उसको मार्केट में बेच रहा है। कितने में? 800 में बेच रहा है। तो सर अगर हम यहां पर GVAMP निकालें, GVAMP दैट इज योर वैल्यू एडेड, अगर हम वैल्यू एडेड निकालें, अब सर ये वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट से। सिंपल है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट से आपको माइनस कर लेना है इनपुट का कॉस्ट। तो सर 100 माइनस 50 अगर हम लोग कर देंगे, तो मैं यहां पर लिखता हूं 100 माइनस 50, तो इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड कितना निकल के आया? प्राइमरी सेक्टर का GVAMP कितना निकला? 50। सेकेंडरी सेक्टर में भी वैसे अगर करें 300 माइनस 100, तो वो हो गया सर 200 इसका GVAMP। और अगर टर्शियरी सेक्टर का हम लोग निकालें तो 800 माइनस 300 अगर हम करें तो वो निकल के आता है करीब 500। अब इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर के GVAMP के साथ सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर के GVAMP के साथ टर्शियरी सेक्टर को, जब आप इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 750। ये क्या निकला सर? दिस इज नोन एज सिग्मा GVAMP, sum total of gross value added at market price by primary, secondary and tertiary। अब ये जो सिग्मा GVAMP निकल के आया 750, वही बन जाएगा आपका GDPMP। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, कि कैसे हम लोग GDPMP निकालें। GVAMP इच सेक्टर के निकालने के बाद उसको जोड़ने से क्या निकल के आता है? GDPMP। अब इस टॉपिक में हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। चलिए, अगर हम पढ़ें कि सर पर्टिकुलरली जो GVAMP आपने बताया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? वैल्यू ऑफ आउटपुट, उससे माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? कॉन्सेंट्रेट करके देखना है आप लोगों को, समझना है, कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछने हैं कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है। ध्यान देके सुनिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, इट इज, क्योंकि हम लोग MP लिखते हैं ना, MP मतलब मार्केट वैल्यू। अगर सर FC होता तो फिर हम लोग मनी वैल्यू लेते, क्योंकि MP लिखा है मतलब इसके अंदर जो है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो इंक्लूडेड है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड in an accounting year, in an accounting year। ध्यान देके देखिएगा, मतलब कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है एक साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर जितना भी आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ हो, टोटल प्रोडक्शन, भाई साहब कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी बंधु, टोटल प्रोडक्शन के बारे में वो बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि सर आप कितना बेच रहे हो, कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, या फिर कितना आप सेल कंजम्पशन कर लिए, वो उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा। वो सिंपल आपको एक बात बताता है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर पूरे इकोनॉमी में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है, हो सकता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है आप उसको डिवाइड कर सकते हो ऐसे कि सर मैंने उसमें से कुछ बेचा है, कुछ मेरा सेल्स है,
कुछ जो है मेरा सेल्फ कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन है, और कुछ जो है वो मेरा अभी भी अनसोल्ड होके मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि मैं एक हलवाई हूं, मेरा जो है एक खुद का दुकान है, जैसे गांगूराम भुवनेश्वर में बहुत चलता है। तो मान लीजिए सर मेरा जो है स्वीट्स का बिजनेस है, मिठाई का दुकान है, और मैंने कितना आइटम बना रखा है, 5000। अब उन 5000 जो है सर वो मेरा टोटल प्रोडक्शन है। 5000 में से हो सकता है कि मैंने 3000 ही सेल किया है पूरे साल में, और खुद सेल्फ कंजम्पशन कर डाला है 1000 यूनिट। अब भाई खुद का दुकान है तो जितने भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, वो सब थोड़ी ना बाहर से मिठाई खरीदेंगे। तो वो लोग क्या किए, अपना दुकान समझ के वहीं से सब खाने लग गए। तो सर सेल्फ कंजम्पशन के चक्कर में निकल गया 1000, सेल्स एक्चुअल में मैंने बेचा है 3000, और अभी भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 1000। तो सर 1000 क्लोजिंग स्टॉक, 1000 सेल्फ कंजम्पशन और 3000 सेल्स, कुल मिला के हो गया 5000। माइंड इट, गौर से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब एक साल में जितना आपने टोटल प्रोडक्शन किया है उसको ले लेना है, हमको 5000 ले लेना है। इसीलिए यहां पर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसीलिए फॉर्मूला निकल के आता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब सर ये क्या है, इसके बारे में तो आपने नहीं बताया, अभी बता देंगे। ओपनिंग स्टॉक और जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला निकल जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का। अब आगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या चीज है और ओपनिंग स्टॉक को आप माइनस क्यों कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप इधर देखिए। जैसे ये मेरा जो है एक पर्टिकुलर ईयर है, सर ये जो साल है वो यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। ये क्या है सर, दिस इज माई 1 अप्रैल, और ये जो है 31 मार्च। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है अकाउंटिंग ईयर का कि ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। 1 अप्रैल में मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, 2000 आइटम, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने सेल्स कितना किया है, मैंने सेल्स किया है मान लीजिए 5000 आइटम, और सर एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना बच रहा है, 4000 आइटम। तो अब वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ करेंट ईयर। अब हमको ये जानना है कि सर इस पूरे साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है। ध्यान रखें, पिछले साल के प्रोडक्शन को हमको नहीं लेना है, हमको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच ये पूरे साल में आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, हम बस उसी चीज को जो है कंसीडर करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में। तो भाई साहब जो 1 अप्रैल में आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, समझदार बच्चे ये जान जाएंगे कि सर ओपनिंग स्टॉक 2000 का मतलब ही यही है कि ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। नहीं समझ में आया, जो पिछले साल आपका क्लोजिंग स्टॉक था वही तो इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो ये जो 2000 आइटम जो दुकान खुलते वक्त साल के शुरुआत में आपके पास ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से पड़ा हुआ है 2000, क्या वो आप इसी साल प्रोडक्शन किए हैं? जी नहीं, वो मेरा पिछले साल का प्रोडक्शन है, तो उसको क्यों गिनना है, उसको नहीं लेना है। अब सर क्या हो सकता है, देखिए जो मेरे डे 1 पे 1 अप्रैल में जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट, उसका ये पूरे साल में मैंने क्या किया। हो सकता है कि जो पिछले साल नहीं बिका वो इस साल बिक गया हो, मतलब ये जो 2000 आइटम है वो या तो मेरे सेल्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, पिछले साल नहीं बिका लेकिन इस साल बिक गया, तो हो सकता है कि ये जो 2000 ओपनिंग स्टॉक है वो पूरे साल के अंदर अंदर मेरा सेल्स का पार्ट बन जाए। या फिर अगर सर लाख कोशिश के बाद वो 2000 आइटम मैंने इस साल भी बेच नहीं पाया, तो वो कहां आ जाएगा, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। तो सर सिंपल सा टॉपिक है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक 2000 है ये या तो आपके सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है या तो वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है, और बाकी जितना भी आइटम बचा वो आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन है। तो कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल है सर, आप यहां पर ये करिए सेल्स प्लस
क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स है मेरा 5000, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 4000 और उसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक जो है 2000। तो सर 5000 प्लस यहां से आ गया आपका चेंज इन स्टॉक 2000, तो टोटल 7000 का आपका क्या निकल के आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 7000 रुपए निकल के आएगा। तो ये जो है ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो इसीलिए जो है हम लोग ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। अब अगर हम आगे जाए, देखिए यहां पर ये जो चेंज इन स्टॉक है सर, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इस चेंज इन स्टॉक से क्वेश्चन में दो तरीके का आ सकता है, मतलब जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसमें दो तरीके के केसेस दिए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में लिखा होता है स्टॉक इंक्रीजेस बाय 5000, और हो सकता है लिखा हो कि स्टॉक डिक्रीजेस बाय 5000। अब सर अगर लिखा है कि स्टॉक इंक्रीजेस बाय 5000, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि माय क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 5000। स्टॉक इंक्रीजेस बाय का मतलब यह है कि साल के शुरुआत में मेरे पास जो भी जितना भी स्टॉक था, दैट इज माय ओपनिंग स्टॉक, उससे जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो 5000 बढ़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 5000। तो इस जगह पे आपको चेंज इन स्टॉक कितना ले लेना है, यहां पर आपका जो चेंज इन स्टॉक का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी प्लस 5000। मतलब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते वक्त अगर ऐसा दिया है कि स्टॉक इंक्रीजेस बाय 5000 तो आपको 5000 ऐड करने हैं, और अगर स्टॉक डिक्रीजेस बाय है 5000 तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक बाय 5000। तो यहां पर जो है आपका चेंज इन स्टॉक वो बन जाएगा -5000, वो बन जाएगा आपका -5000। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चीज। आगे चलते हैं, ये गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का टॉपिक। अब सर कई बार क्वेश्चन में सेल्स डायरेक्टली नहीं देता है। कई बार जो है क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल देखें तो उसमें सेल्स का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। अगर सेल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो क्या करना है सर, सेल्स कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। इस चीज को आप लोग लिख लेना कॉपी में कि सर सेल्स निकालने का एक तरीका क्या है, सेल्स निकालने का तरीका है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। कई बार आपको क्वांटिटी दे देगा और पर यूनिट का प्राइस दे देगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकाल सकते हो। और थोड़ा डिटेल में अगर इसके बारे में चर्चा करें तो कई बार सेल्स के बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिए रहेंगे। सेल्स का मतलब क्या है, बेचना। अब सर जब बेचने की बात आए तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं अपने कंट्री के अंदर भी बेच सकता हूं और कंट्री के बाहर भी बेच सकता हूं। तो सर सेल्स इज ऑफ टू टाइप्स, एक हो जाएगा आपका डोमेस्टिक सेल्स, एंड दूसरा है आपका एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सेल। मतलब आप जब सामान फॉरेन में बेच रहे हो तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे, और जब आप सामान अपने ही कंट्री के अंदर बेच रहे हो तो हम उसको डोमेस्टिक सेल कहेंगे। अब ये जो डोमेस्टिक सेल्स है सर, ये अगेन आपका 3 तरीके का हो सकता है। सेल्स टू हाउसहोल्ड, सेल्स टू बिजनेस फॉर्म एंड सेल्स टू, एक मिनट मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू गवर्नमेंट, एंड तीसरा आ गया आपका सेल्स टू बिजनेस फॉर्म, सेल्स टू बिजनेस फॉर्म। तो सर ध्यान देखिए, जब हाउसहोल्ड खरीदता है या गवर्नमेंट खरीदता है तो ये उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कई बार क्वेश्चन जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में करें तो उसमें ये पूछता है
कि सही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, जीवीएमपी, एवरीथिंग इज ओके, बट मुझे ये बताओ कि टोटल मार्केट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो सर जो हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट आपसे खरीद रहे हैं वो उनके लिए, हाउस होल्ड के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए वो क्या बन जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर आपसे कोई बिजनेस फर्म खरीद रहा है तो वो उसके लिए बन जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर सर सेल्स डायरेक्टली गिवन है तब तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, आप डायरेक्ट सेल्स का वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर सेल्स नहीं दिया है तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करें। अगर वो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स यू हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स विथ एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स के ये कुछ कंपोनेंट होते हैं कि कंट्री के अंदर मैं किन किन लोगों को बेच सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो हाउस होल्ड को बेच सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो गवर्नमेंट को बेच सकता हूं, एंड सर बिजनेस फर्म को बेच सकता हूं। तो ये है डोमेस्टिक सेल, ये है एक्सपोर्ट, दोनों को मिला के हम लोग जो है सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पूरी तरीके से इसके सारे कंपोनेंट कवर कर लिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स क्या होता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज चेंज इन स्टॉक क्या होता है, एंड प्लस आपका प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का गेम ओवर, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। सर इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब इट इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट। इनपुट के कॉस्ट को, मतलब जब आप प्रोड्यूसर हो, जब आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका फैक्ट्री है, तो भाई साहब कुछ आउटपुट बनाने के लिए जो सामान आप खरीदते हो, जो इनपुट आप खरीदते हो, जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, उसके प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ इनपुट कहते हैं। आगे चलें तो सर कुल मिला के ये होता क्या है, ये होता है परचेजेस। ये क्या होता है, परचेजेस ऑफ फार्म। बट सर फार्म तो कई तरीके के चीजें जो है वो परचेज करता है। फार्म वन टाइम यूज गुड भी प्रोड्यूस करता है, मतलब परचेज करता है, एंड मशीन भी परचेज करता है। ध्यान देके सुनिएगा, अगर कोई फार्म मशीन परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होगा। वाई सर? क्योंकि भाई साहब मशीन जो है वो एक फिक्स्ड एसेट है, मशीन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट गुड है, वो एक कैपिटल गुड है, वो इनपुट नहीं है। आप बात को समझिए, जो मशीन है वो आपके साथ अगले 10 साल तक टिकने वाला है, तो मशीन के कॉस्ट को हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं मानेंगे, हम उसको एज ए रॉ मटेरियल डील नहीं करेंगे। तो परचेजेस ऑफ द फार्म जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा। मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं। अगर भाई साहब बंधु ध्यान देके देखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है वन टाइम यूज गुड, क्या लिखा है, वन टाइम यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वन टाइम यूज प्रोड्यूसर्स गुड, तो भाई ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। आगे चले, अगर सर क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर क्वेश्चन में लिखता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर लिखता है पावर कंजम्पशन, तो वो भी जो है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट बनता है। ऐसा क्यों सर? जब आप फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करते हो तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो आप पावर कंज्यूम करते हो, क्या उसके वैल्यू को आप प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं सर। मतलब कि आपके फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो अल्टीमेटली कौन पे करने वाला है? कस्टमर ही तो पे करने वाला है। उसके खर्चे को भी तो आप प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ के उसको बेचोगे। तो सर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, पावर कंजम्पशन लिखा है, तो वो भी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी भी तरीके का प्रोफेशनल फी, अगर किसी भी तरीके का प्रोफेशनल फी पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर, अगर सर आप किसी लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई प्रोफेशनल फी पे कर रहे हो, वो भी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? वन टाइम यूज प्रोड्यूसर गुड या अगर लिखा है, या फिर इसी चीज को और क्या लिख सकता है, सिंगल यूज, जो वन टाइम यूज प्रोड्यूसर गुड है उसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अगर लिखा है तो सर वो भी जो है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखता है मशीन, अगर क्वेश्चन में लिखता है मशीन परचेज्ड, तो
वो कभी भी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होगा। वाई सर? क्योंकि ये कैपिटल गुड है एंड ये एक फाइनल गुड है, इसका वैल्यू मतलब आज इंटरमीडिएट कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। आगे चले तो सर अब तक हम लोगों ने पूरी तरीके से ये चीज को समझ लिया है कि GVAMP कैसे कैलकुलेट करना होता है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला सेल्स, उसके साथ आपको जोड़ना होगा चेंज इन स्टॉक। क्या जोड़ना होगा? चेंज इन स्टॉक। और सर अगर आपने कुछ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन किया है तो उस चीज को भी आपको जोड़ लेना है। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब VO से जब आप माइनस कर दोगे IC तो आपका निकल के आता है GVAMP। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों फॉर्म का निकाल के जब आप उनको जोड़ोगे दैट विल बी सिग्मा GVAMP एंड उसी चीज को हम लोग GDPMP कहेंगे। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सुनिए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल फॉर्म के बारे में डाटा गिवन है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में दिया गया है वो अगर एक फार्म के बारे में बताया गया है तो सर उसी फार्म का जो GVAMP होगा वो GDPMP हो जाएगा। क्योंकि भाई जब हमारे पास दूसरे किसी सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो हम GDPMP कैसे निकाल लें? तो सर वही वो बोल रहा है, अगर एक फार्म का डाटा दिया है तो उसका GVAMP निकाल लेना है, वही बन जाएगा GDPMP। अगर 2 फार्म का दिया है तो दोनों फार्म का वैल्यू एडेड निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। अगर 3 फार्म दिया है तो तीनों फार्म का इंडिपेंडेंट वैल्यू एडेड निकाल के फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये होता है आपका वैल्यू एडिशन मेथड। कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि कैलकुलेट NVAFC। ये क्या है सर? डरना नहीं है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बड़ा सिंपल है सर। कैसे निकाले? GVAMP आपका निकल जाएगा, उससे माइनस कर देना है आपको डेप्रिसिएशन और माइनस कर देना है आपको NIT। तो ये बन जाएगा आपका NVAFC। अगर NVAFC निकालना है तो GVAMP से माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT करके आप जो है निकाल सकते हो NVAFC। सो आई होप कि आपको ये वैल्यू एडिशन मेथड समझ में आया हो। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल्स है 1-2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय।